दोस्तों, इस फोटो वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने चौथे ट्रैक यानी हर की धून ट्रैक की कुछ अच्छी यादों को। यह ट्रैक हमने किया था सितंबर 1985 में और इस ट्रैक को भी हमारी मेरठ की एसोसिएशन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़ ने ही ऑर्गेनाइज किया था। इस ट्रैक में शामिल होने वाले कुल सदस्यों की संख्या थी 20, जिनमें कि 7 महिला ट्रैकर भी शामिल थे। और इस ट्रैक के लिए हमको विदा किया गया था सदा की भांति मेरठ बस स्टैंड से। यहाँ पर हमारे परिजन भी मौजूद थे, हमारे क्लब एसोसिएशन के बाकी सदस्य भी उपस्थित थे। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि हमारे जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब हैं चंद्रशेखर जी, इनको हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब राजेंद्र प्रसाद गोयल जी सम्मानित कर रहे हैं और एक बैज लगा रहे हैं। ये बैज है इस ट्रैक के निदेशक पद का। इस बार चंद्रशेखर जी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी इस ट्रैक की। और पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में हमारे एसोसिएशन के कुछ सदस्य यहाँ पर प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद एक जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई थी हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, और वो जिम्मेदारी थी इस ट्रैक के लीडर की। मुझको लगता है उन सब ने ऐसा सोचा होगा कि भाई ये बेसिक कोर्स करके आया है, कुछ इसे एक्सपीरियंस है, चलो इसके एक्सपीरियंस को कुछ सम्मान देते हुए इसको इस ट्रैक का लीडर बना देते हैं। ये मेरा पहला अवसर था जब मुझे किसी ट्रैक के लिए लीडर के पद से नवाजा गया था। एनीवे, जिम्मेदारी लेना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, बल्कि जिम्मेदारी लेने से आपके अंदर रिफाइनमेंट आता है। क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो आप उस जिम्मेदारी से या उसके सारे पहलुओं से थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन जब आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उनकी बारीकियों में थोड़ा सा उतरना होता है, ताकि आप उस जिम्मेदारी का वहन अच्छे प्रकार से कर पाएँ। और मुझे लगता है कि बाकी सदस्य भी शायद प्रसन्न हो रहे हैं। एनीवे, मुझे याद है कि थोड़ा अच्छी सी फीलिंग तो आ ही रही थी, क्योंकि एक सम्मान है ये भी। और ये आप ग्रुप फोटो देख रहे हैं हमारे बस स्टैंड का। सदा की भांति फूलों की मालाओं से हमारा जज्बा बढ़ाया गया है, हौसला बढ़ाया गया, सम्मानित किया गया है। क्योंकि कुछ आम जिंदगी से हटके तो काम हो ही रहा है ना। ट्रैकिंग आम जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रैकिंग का जो एक क्षेत्र है वो कुछ विशिष्ट है। और इस विशिष्टता के कारण ही सब लोग उस जमाने के तो एक अलग नज़रिए से देखते थे। आज भी वैसे वही बात है। आज भी अगर हम अपने देश की पॉपुलेशन को देखें तो उसके अनुसार बहुत ज़्यादा लोग तो ट्रैकिंग और माउंटेनिंग में नहीं घुसे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, इसलिए ठीक भी लगता है। ये जो फोटो आया है अभी सामने है, ये फोटो है नेटवार और सांकरी के बीच का। हम मेरठ से बस से देहरादून पहुंचे थे और देहरादून की बस ने हमें नेटवार छोड़ा था
और नेटवर्क से आगे कोई सर्विसेज नहीं मिली थी हमें, तो हमारे को नेटवर्क से ही ट्रैक करना पड़ा था। और ये ट्रैक था नेटवर्क से सांकरी तक का लगभग 11 किलोमीटर का। अब तो सांकरी तक शायद बस है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बहुत दिनों से इधर जाना नहीं हुआ। लेकिन पहले बस का कोई बस कहीं नज़र नहीं आई थी हमें, ना ही कोई छोटे व्हीकल नज़र आए थे जिसको पकड़कर हम सांकरी पहुंच सकते थे। अब ये जो फोटो आया है, ये सांकरी के जो गेस्ट हाउस है उसके बाहर का है। सांकरी का जो ऑल्टीट्यूड है लगभग 6300 फीट की हाइट का है, और सांकरी से तालुका का जो डिस्टेंस है लगभग 12 किलोमीटर का है। तो ये जो फोटो है ये सुबह का है। पहले दिन हम सांकरी शाम तक, रात्रि तक पहुंच गए थे। उसके बाद सुबह आप तैयार हो चुके हैं जाने के लिए तालुका। तो एक जाने से पहले एक ग्रुप फोटो हुआ है ये। हालांकि सांकरी से तालुका का भी जो ट्रैक है कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ग्रेजुअल है। और यही स्थिति थी नेटवर्क से सांकरी तक की, क्योंकि सांकरी से जो हम तालुका पहुंचते हैं तो तालुका की हाइट लगभग 8158 फीट के करीब है। तो ग्रेजुअली 12 किलोमीटर के अंदर कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। अब ये जो फोटो है ये तालुका के जंगल का है। यहाँ से हम थोड़ी सी दूर आगे और चले थे तो हमें यहाँ का तालुका का गेस्ट हाउस मिल गया था रुकने के लिए, और वहीं पर हम लोगों ने खाना वाना बनाया था। हम अपने साथ कोई कुक नहीं ले गए थे। जनरली हम लोगों का जो ट्रैक होता था उसमें सेल्फ कुकिंग का ही प्रोविज़न था। केवल हमें पोर्टर की ज़रूरत पड़ती थी किचन आइटम्स का, किचन का जो यूटेंसिल्स है या राशन है उसको उठाने के लिए। कुकिंग तो हमारी सारी खुद की ही हुई है। अब ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये भी तालुका के गेस्ट हाउस के बाहर का है, और टाइम इसमें भी लगभग सुबह का है, क्योंकि सुबह हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि ओसला, तालुका से ओसला की जो हमारी ट्रैक है ये शुरू होने जा रही है। और उससे जाने से पहले का एक ग्रुप फोटो नेचुरली बनता ही है। हर जगह की कुछ यादें हमारे पास होनी चाहिए। हालांकि जो हमारे फोटोग्राफर थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने पता नहीं कैसे फ़ोटो खींचे हुए हैं जिसमें पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, कोई बैकग्राउंड भी दिखाई नहीं दे रही। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था ना कि पहले फ़ोटो खींचने का नज़रिया केवल इतना होता था, जो लोग हैं वो सारे आ जाए बस, बैकग्राउंड क्या होगी क्या नहीं होगी किसी को कोई मतलब नहीं होता था इससे, क्योंकि सबको अच्छा लगता था ना, हाँ हाँ हम फ़ोटो में मौजूद हैं। और ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो तालुका से गन गार्ड के रास्ते का है, यानी कि थोड़ा तालुका के गेस्ट हाउस से उतरे ही हैं। उसके बाद ये एक ऐसा रास्ता आता है जिसमें जो माउंटेन है उसके नीचे थोड़ा ग्रूव बना हुआ है, और बराबर में रिवर बह रही है, टॉन्स रिवर। तो साथ साथ इस ट्रैक की एक ब्यूटी है कि तालुका से लेकर आगे गनगाद होते हुए ओसला तक जब हम जाते हैं तो ये टॉन्स रिवर हमारे साथ साथ ही चलती है, या हम कहें इस नदी के साथ चलते हैं। बात एक ही है कहने के लिए, कोई इसमें ख़ास अंतर नहीं है। तो बड़ा आनंद आता है, हमेशा उसकी कल कल की आवाज़ नदी की कानों में गूंजती रहती है, और इधर हमारा ट्रैक जारी रहता है। बड़ा सुंदर एक एहसास रहता है। एक बात है भी, यदि बराबर में नदी बह रही है तो आपका थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। संसारिक चीज़ों के थॉट्स नहीं आते ऐसी कंडीशन में। जब भी हम नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, माउंटेन से इंटरेक्ट करते हैं, पीक से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप महसूस करते होंगे कि आपका जो
थॉट प्रोसेस है जो हमारे संसार से रिलेटेड होता है, वो लगभग रुक जाता है और जिसके कारण हमको अंदर अंदर बहुत आनंद आ रहा होता है। अगला फोटो भी इसी रास्ते का ही है, ओसला तक का। ओसला की जो दूरी है तालुका से लगभग 14 किलोमीटर है और ओसला की जो हाइट है ये लगभग 5,500 फीट के करीब की होती है। ये फोटो भी ओसला और तालुका के बीच का है। सब लोग चलते चलते थोड़ा थक गए, थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोई लोग पानी पी रहे हैं स्ट्रीम में से। एक फ्रीडम है जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो कोई उलझन नहीं होती, कहाँ बैठना है, कहाँ लेटना है, कब आराम करना है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। एक अल्टीमेट फ्रीडम का हम आनंद ले रहे होते हैं। ये फ्रीडम शहर के अंदर उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि शहर में होते हैं हम अपने 10 प्रकार की जिम्मेदारी हमारे सर पे होती हैं और घड़ी से बंधे होते हैं, टाइम से। हर समय एक टाइम का प्रेशर होता है। अच्छा, अभी ये काम रह गया, इतने मिनट में वहाँ पहुँचना है, उसके बाद ये करना है। लेकिन यदि वास्तव में आनंद लेना है फ्रीडम का, तो वो आनंद तो केवल पहाड़ों में ही आता है। ये फोटो भी ओसला और तालुका के बीच का ही है शायद। एक इम्प्रोवाइज ब्रिज दिखाई दिया था, एक शायद लॉग पड़ा हुआ है, तो किसी पेड़ के तने को काट कर रखा गया है। एक छोटी सी स्ट्रीम इसके नीचे से जा रही है और इसको एक दूसरे को हेल्प करते हुए क्रॉस करने में हम मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। ये भी एक बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। हमारे पास ओसला के फोटो नहीं है, तो इसलिए ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि ओसला के बाद का फोटो है कि ओसला से पहले का फोटो है। याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लीजिए, इस फोटो के अनुसार तो हम हरकीदून पहुंच गए, जो लगभग ओसला से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड दिख रही है और लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं वो है यहाँ का गेस्ट हाउस। शायद निगम का ही बंगला है, गढ़वाल मंडल का। यहाँ की एक घटना मुझे याद आ रही है। रात को खाना खा के हम लोग सोए तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैंने फ्रेंड से कहा भी पानी है, किसी के पास बोतल में पानी नहीं था, तो मैं अकेला उठकर नदी तक गया हूँ, स्ट्रीम तक। वहाँ पे रात्रि में 2-2:30 बजे अपनी प्यास बुझाई और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल एक बूंद भी पानी शरीर में बचा नहीं है। ठंड भी काफ़ी थी। और ये जो फोटो है, इस फोटो में हम लोग हरकीदून से जौनधार ग्लेशियर की तरफ चल चुके हैं। जौनधार ग्लेशियर हरकीदून से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें 7 से 8 घंटे के करीब का टाइम लगता है। लेकिन हम आधे रास्ते तक पहुंच पाए थे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कभी पगडंडी आती थी, तो कभी बोल्डर आते थे, तो कभी बिल्कुल नदी के पास उतर जाते थे। काफ़ी टाइम लग रहा था और इस हिसाब से चल रहे थे, तो उस हिसाब से हम शाम तक भी वहाँ नहीं पहुँचते। तो हमने निर्णय लिया आधे रास्ते से वापस आने का। और जो भी लास्ट पॉइंट था वहाँ पर रुके थोड़ी देर। जौनधार ग्लेशियर से ही टॉन्स रिवर फूटती है और पूरी वैली को, पूरी हरकीदून की वैली को ये नॉरिश करती है। और जब हम जौनधार ग्लेशियर की तरफ चलते हैं तो हमको दिखाई देती हैं कुछ चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, जिनमें स्वर्ग रोहिणी, फतेह पर्वत,
बंदर पूंछ और काला नाग भी दिखाई देते हैं। लेकिन इन फोटोज़ में आप देख रहे हैं कोई चोटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस समय ये फ़ोटो खींचे गए थे तो थोड़ा क्लाउड आए हुए थे। हालांकि मुझे ध्यान है कुछ दिखाई दिया था, अब मेमोरी इतना साथ नहीं दे रही है, लेकिन फ़ोटोज़ में नहीं है। फ़ोटोज़ में हमारे चारों तरफ पीछे क्लाउड ही क्लाउड आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि वेदर काफ़ी अच्छा था, क्लाउडी वेदर था, लेकिन बरसात नहीं थी। और आजकल तो पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया है। अब तो सितंबर में इतनी बरसात होती है, इतनी बरसात होती है कि लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। पिछली बार आपने देखा हिमाचल का क्या हाल हुआ, बादल भी इतने फटते हैं, कोई अंत नहीं है मुसीबतों का। ये था वो लास्ट पॉइंट जहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि बस यहाँ से हम वापस जाएंगे, क्योंकि रास्ता डिफ़िकल्ट है। सीजन्ड क्लाइंबर्स की, सीजन ट्रैकर की ज़रूरत है, और ये सोचकर भी जा सकते हैं कि भाई आप कहीं रुक जाएं, या आप सुबह सुबह निकलें और ग्लेशियर तक जाकर वापस आ जाएं तो शाम ही हो जाएगी, अंधेरा ही हो जाएगा वापस आने में। और ये रास्ता इस मतलब का नहीं है कि चांस लिया जाए। अब पता नहीं कैसा है, लेकिन उस वक्त 1985 में ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, तो इसलिए हम चांस नहीं ले सकते थे। और ये है हमारे इस ट्रैक का लास्ट फोटो जो हमारे पास उपलब्ध है। इसमें जौनधार ग्लेशियर से वापस हरकीदून तक आ रहे हैं, और हरकीदून की जो गेस्ट हाउस है उस तक पहुंचने के लिए एक लास्ट क्लाइंब होती है, ये बिल्कुल लास्ट। इस क्लाइंब में लगभग 15-20 मिनट का समय लग जाता है। तो जो सदस्य ऊपर चढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइडलाइन देना पड़ा था, क्योंकि डिसेप्टिव था नीचे से ऊपर आना। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे हरकीदून के फ़ोटो समाप्त होते हैं, और ऐसे ही किसी फ़ोटो वीडियो के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे।